मॉर्निंग। फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो, भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा स्वयं संस्कृति का अपनी संस्कृति अटूट अंग है, यानी कि भाषा के बिना संस्कृति अधूरी है। संस्कृति परंपरा से निसंसत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है कि संस्कृति परंपराओं से अलग हो जाएगी तो भी कैसी होगी, वो गतिशील रहेगी कि उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। काय के साथ जुड़ जाती है? विज्ञान की गति के साथ। वैज्ञानिक आविष्कारों के अभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है कि जो भाषा के प्रयोग हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते। परंपरागत प्रयोग यानी कि जो परंपरा में चले आ रही चीज़ें कि वो हम भाषा से उसके माध्यम से आगे नहीं बढ़ा सकते, उसमें कुछ ना कुछ हमें नया करना पड़ेगा। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, यानी कि उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे गतिशील करने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए उसमें हमें नए शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है, कैसे कर सकते हैं? यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध, कि यत्न के माध्यम से या आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयोग होना ही चाहिए, यानी कि अगर हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा को आगे बढ़ाते हैं, उसमें नई चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें व्यक्ति के समूह की या व्यक्तियों की आवश्यकता ही अवश्य पड़ेगी। सहज सिद्धि से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, यानी कि इसे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसे अपन सिर्फ लिखने पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पहली बात कौन सी है कि उसमें हमें व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता पड़ेगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिकाओं से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तन के साथ, यानी कि हम दूसरी भाषा से कैसे परिवर्तन कर सकते हैं कि उसमें हम उसकी चीज़ों को ग्रहण कर लें, थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे तो चीज़ नई रूप में हमारे सामने आएगी। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजक की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्तर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जो समृद्धशाली देश हैं वहाँ पे ये काम होता रहता है, लेकिन अपने यहाँ पे ये कम होता है थोड़ा सा, तो इसमें अपन जो पिछड़े देश हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, और इसकी अत्यंत आवश्यकता है कि इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे गांव देहात का व्यक्ति होता है, अपने यहाँ आ जाए तो अपन उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो कोशिश करता है कि यहाँ की भाषा को सीखने की, अच्छे से बोलने की। फिर वो क्या करता है, उन चीज़ों को जो यहाँ सीख लेता है वो अपने गाँव में जाके बोलता है तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचें। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। अच्छा है ये कि भाषा की साधारण इकाई कौन सी है? शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, यानी कि अस्तित्व ही नहीं है। देखो, वर्ण से बनता है शब्द से बनता है वाक्य, तो शब्द के बिना हम वाक्य की रचना नहीं कर सकते। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, यानी कि उसका विकास करना चाहेंगे तो काय के माध्यम से? शब्दों के माध्यम। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, यानी कि उसे हम अच्छा बनाने के लिए हम कभी अंग्रेजी शब्द बोल देते हैं, कभी उर्दू का शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी फारसी का करते हैं, तो अपनी चीज़ को अच्छा बना के, प्रभावशाली बनाने के लिए। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है, वैसे ही नए शब्द भी बन जाते हैं। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, यानी कि अपन काम लिखने में उनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन बोलचाल की भाषा में उसे इस्तेमाल करें तो उसी से प्रभावित हो जाती है भाषा हमारी। साहित्य के दायरे में कदापि ग्रहण नहीं है, लेकिन साहित्य यानी कि लिखने में उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रवृत्ति के रूप में साहित्य का शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है, यानी उसे अशुद्ध बता दिया जाता है। लेकिन हम उसे अगर चाहें
तो उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है, यानी कि उसे अगर हम साहित्य में डालना चाहेंगे तो हम उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हम उसे साहित्य में यानी कि लिखने पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्य के शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं, यानी कि इसके लिए आगे कदम कौन बढ़ाएगा, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कार्य संभव होता है। जब कार्य सफल कब होगा, जब कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और एक व्यक्ति कभी पूरा काम नहीं कर सकता, यानी कि क्या नाम इसका कि एक चना कभी भाड़ को नहीं फोड़ता। तो वही कहावत है कि एक व्यक्ति हर काम को सिद्ध नहीं कर पाता, उसे काम करने के लिए एक टीम की या अपने साथी की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है, यानी कि एक संस्था बना दी कि यहाँ पे आप इसका शुद्धिकरण करा सकते हैं। तो तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, एक आयोग की स्थापना करी कि आप हिंदी में जो शब्दों में आप शुद्धिकरण करवाना चाहें तो यहाँ करवा सकते हैं, व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं कि, और एक संस्था कौन सी है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसका भी यही काम था। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की, कि उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा में गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि वो कार्य वहीं रोक दिया गया, क्योंकि ये शुरुआती हुई थी इसकी और ये काम यहाँ से बंद कर दिया गया, इसलिए इसमें शुद्धिकरण होना इतना आसान नहीं रहा। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराय शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वह वर्ग यानी कि जो यथावत शब्दों को संकोच यानी कि उन्हें संकोच लगता है इन शब्दों को प्रयोग करेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा, तो वो एक तो वो बाधक हो गया। और दूसरा है जो वर्ग अपने विषय के परंपरागत होने पर भी साहित्य में भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से व्यक्त कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है, कि वो जो शब्द उन्होंने ग्रहण किए वो अपनी मातृभाषा में लिखवाना चाहता है, तो वो विकृत हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक बात अजय आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषा में उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोग की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकें। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषा में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खासतौर पर दो तरह के होते हैं, ये वस्तुसूचक और भावसूचक। अब हमने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया और जो इसका पार्ट 2 हो गया, अब पार्ट 3 हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।